माय डियर ऑल, दिस इज सेकेंड वीडियो ऑफ थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग। मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ, उसमें उसके आधे पोर्शन में मैंने कंप्लीट किया। इसमें जो बची पोर्शन थी आपका यूनिट 2 का, वो आप जानेंगे थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग का। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट IFRS जो होता है रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, उसकी भी बातें करेंगे। मीनिंग एंड बेनिफिट ऑफ IFRS। Now, first you have to know about basic of accounting. What is cash basis? Cash basis क्या होती है? Under this, entries in the books of accounts are made when cash is received and or paid, and not when the receipt or payment becomes due. कैश बेस की बात करें तो जो कैश में ट्रांजैक्शन होती है बस हम उसे ही रिकॉर्ड करते हैं, और जो ड्यू रह जाती है या तो जो क्रेडिट में होती है इसे रिकॉर्ड नहीं करते। एग्जांपल, इफ सैलरी 7,000 of January 2010 paid in February 2010, it would be recorded in the books of account only February 2010 because यहाँ जो पे किया गया 2010 में कैश का जो ट्रांजेक्शन हुआ था वो उस मंथ में हुआ था। नाउ एक्रूअल बेसिस, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका बेसिक है, और बेसिक के बाद जब आप ट्रांजैक्शन में जाएंगे तो ट्रांजैक्शन में ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा, आपका कॉन्सेप्ट को भी बहुत ही क्लियर करेगा। जब कभी भी आप सोचेंगे कि ऐसा ही क्यों किया जाता है, इसका आंसर आपको यहीं पे मिलेगा। आई हैव गिवन टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन सो दैट यू कैन नोट डाउन इन योर कॉपी एंड आफ्टर दैट यू कैन लर्न ऑल्सो। If you are having any problem to write, then you can pause the video. After that, you have to note down. Now, accrual basis. Under this, however, revenues and the costs are recognized in the period in which they occur. Rather, when they are paid, it means it recorded that the effect of transaction is taken into book in the when they are earned rather than in the period in which cash is actually received or paid by the enterprises. ये हम देखते हैं कि एक्चुअल में वो कैश वहां से निकला कि नहीं निकला। दैट मीन्स टोटली हमें ये देखना रहता है कि एक्चुअल कैश रिसीव्ड और पेड हुआ कि नहीं, इंटरप्राइजेस के द्वारा, बिजनेस के द्वारा या फर्म के द्वारा ऐसा हुआ कि नहीं। इट इज मोर अप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और एक्सपेंसेस आर मैच्ड अगेंस्ट रेवेन्यू अर्न एंड द रिलेशन ऑफ देयर टू। एग्जांपल मैंने ये बताया कि रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड आर मैच्ड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय द अकाउंटिंग पीरियड। यदि मैं एक मटेरियल जो खरीदा कंज्यूम किया, जितना मैंने यूटिलाइज किया, तो उसको यदि क्रॉस में हम चेक करें तो श्योर है कि जो मटेरियल को कंज्यूम किया गया उतना ही मटेरियल आया होगा। सपोज आपने 1 लाख के मटेरियल को कंज्यूम किया, उसका फिनिश गुड्स तैयार किया, दैट मीन्स इट इज वेरी क्लियर कि जो रॉ मटेरियल आपने खरीदा, जो परचेज किया, तो वो मटेरियल कितने की थी? 1 लाख की थी। या तो जो इधर तैयार हुआ, तो तैयार होने के बाद फिर जो हम सेल करेंगे तो उसकी कॉस्ट जो होगी वो तैयार होने के बाद फिर उसकी फाइनल होती है, उस पर बनाए गए खर्च के अकॉर्डिंग कि उसका अब जो है सेल करने का सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो मटेरियल थी उस मटेरियल को बेस बना करके फिर उस पर एक्सपेंस डाला जाता है, उसके बाद सेल्स प्राइस हम उसको करते हैं। हम कह सकते हैं जो गुड्स हमने सोल्ड किया उसकी कॉस्ट क्या थी। नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यदि बात करें सीए में, सीएसए में, तो इसकी तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाती है, बल्कि एक पूरे का पूरे क्वेश्चंस, कई क्वेश्चन पूछा जाता है, और पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टाइम टू टाइम वो बढ़ते ही जा रहा है। पहले जितने थे 8-10 थे, आज से 10 साल पहले, और अभी की बात करें तो वो धीरे धीरे 30 हुआ, 34, 35, 40 तक के, एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, बट वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो फॉर्मुलेट किया जा रहा है और जो रेगुलेट किया जा रहा है, तो वो फाइनेंशियल बॉडी है, प्रोफेशनल बॉडी है, और प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा, और हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मुलेट किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI के द्वारा। नाउ यहाँ पर दिया मोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड ऑन एन अकाउंटेंट बाय कस्टम लॉ एंड प्रोफेशनल बॉडी बाय कोलर। कोलर ने बताया बिल्कुल कि हम जो भी अकाउंटिंग का प्रोसेसिंग करते हैं या अकाउंटेंट के द्वारा जो होता है, अकाउंटेंट पर जो किया जाता है, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं कोई ना कोई नियम और प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा निकाला गया रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए किया जाता है। नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यदि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें तो किस नेचर की होती है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर गाइडलाइन, ओके, इट इज guideline, and it is a guideline and which provides the framework credible and financial statement can be produced। यानी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू जाते हैं और वो हमें जिस तरह से बताता है टाइम टू टाइम, उसी तरह के अकाउंटिंग को हम
फॉलो करते हैं। हम अपने मर्जी से कुछ नहीं करते कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर लें, ऐसे नहीं करते हैं। हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे सबका अकाउंटिंग स्टॉक का होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है, डिप्रिसिएशन का होता है, किस वैल्यू के लेंगे, क्या किस बेस पे कैलकुलेशन करेंगे, कितने पे कैलकुलेशन करेंगे, सब आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अलग-अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस एस 8 एस 3 एस 4 ऐसे करके आपको स्टडी करना पड़ेगा। हम इसमें ये बात नहीं करते क्योंकि ये आपका बेसिक है, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज्यादा नहीं, बस आपको यहाँ बताऊंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होती है। ओके, लेकिन जब आप उसको डिटेल में जाओगे तो एस पूरा करके है, पूरा लिखा हुआ है, एस 13 एस 26 टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, इंटेंजिबल क्या होती है, उसे किस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं, वो सारा एस में अलग अलग एस में बताया गया है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू चेंज in the business environment, accounting standards are being changed or revised from time to time. It is very clear here. यार मैंने जो बताया था आपको कि समय समय बदलते जाते हैं, पहले कम था अब ज्यादा हो गया, तो टाइम टू टाइम क्या होती है, जो भी हमारा प्रोफेशनल बॉडी है वो क्या करते हैं, टाइम टू टाइम उसमें अमेंडमेंट करते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, ताकि अकाउंटिंग की जो प्रोसेस होगी, अकाउंटिंग की जो वे होगी, किस तरह से होगे। Now, to bring the uniformity in accounting practice and ensure consistency and the comparability in the main object of accounting standard. Accounting standard इसीलिए ऐसा बताया जाता है, उनका मेन जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्ट है, हर कोई अकाउंटिंग ऐसा ना हो कि हर कोई अपने मन से अकाउंटिंग करे, तो क्या होगा कि हम कोई भी अंडरस्टैंडिंग उससे क्लियर नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स ऑल अकाउंटिंग करने वाले को, अकाउंटेंट को, जो प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा जो फॉर्मुलेट किया गया, रेगुलेट किया गया, उसे सबके सब फॉलो करें, सो दैट कि सब एक दूसरे को समझ सके, क्लियरली जान सके। Where the alternative accounting practice is available, an enterprise is free to adopt. So accounting standards are flexible. Accounting standards are a mandatory nature. A mandatory nature. Okay. Now, utility of accounting standard. Accounting standard की आखिर क्या utility है, क्या उपयोगिता है? They provide the norms on the basis of the financial statement should be prepared. It creates the confidence among the users in accounting information, and because they are reliable, it helps the content to follow the uniform accounting practice and helps the auditor in auditing. Auditor को भी auditing करने में फायदा होती है, और जो accounting का प्रैक्टिस करते हैं, जो अकाउंटिंग में लगे रहते हैं, उन्हें भी वो फायदे करता है। फायदे में हेल्प करता है, सो दैट कि सबके सब एक ही जैसा, एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं, और एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग है कि आखिर वो किस तरह से किया, किस वे में किया। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें हेल्प करता है। It helps the accountants to follow the uniform accounting practice, help the auditor in auditing. It ensures the uniformity in the preparation and the presentation of financial statement by following the uniform practice. यानी जो भी प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, जो भी प्रेजेंट किए जा रहे हैं, जो भी डेटा बताया जा रहा है, वो फाइनेंशियल पोजीशन को ही बताया जा रहा है, लेकिन उससे क्या होती है, तो सबके सब जो चेक करने वाले होते हैं, क्रॉस चेक करने वाले होते हैं, उनको ये हेल्प मिल जाता है कि वो क्लियरिटी सही से सबके द्वारा एक ही जैसा किया जाता है, और स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सबके सामने प्रेजेंट भी किया जा सकता है, शो भी किया जा सकता है, और सभी एक दूसरे को समझ भी सकता है। नौ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये भी आपको पढ़ना पड़ता है। एक होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और अभी जो बता रहा हूँ, ये आपका है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, IFRS. To maintain the uniformity in the use of the same or single accounting standard, international financial reporting standards are developed by the International Accounting Standard Board. यानी हमारा जो नेशनल है वो ASB होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड हो, ICAI मैंने बताया, उनके द्वारा जो प्रोफेशनल बॉडी है, उनके द्वारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया जाता है। और मैं यदि इंटरनेशनल की बात करूँ, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा ये आपका IFRS बनाया जाता है। और इंडिया की बात करें तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, उनके द्वारा बनाया जाता है, और फिर फॉर्मेट किया जाता है ICAI के द्वारा। नाउ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IASB, अकाउंटिंग, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इनका क्या ऑब्जेक्ट है? टू डेवलप द सिंगल सेट of the high quality of global accounting, not only for the country, we are talking about nation, हम किसी नेशन की बात नहीं करते। global accounting standards show users of information can make good decisions and the information can be comparable globally. हम इसलिए इसी को फॉलो करते हैं, सो दैट कि सभी जानने वाले कंट्री के सभी पर्सन उसे अच्छे से समझ सके, अच्छे से जान सके, और सबके सब एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग कर सके कि आखिर वो क्या स्टेटमेंट, क्या स्टैंडर्ड है, क्या हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें क्या डिसीजन देता है, और क्या इंफॉर्मेशन हमें बताता है। टू प्रमोट द यूज ऑफ दिस हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टू फुलफिल द स्पेशल
special needs of the small and medium-sized entity by following above objects. Now, meaning of IFRS. IFRS is a principle-based accounting standard. Principle-based, that means उनका अपना एक principle है, उस standard board का accounting standard का. IFRS are a single set of high-quality accounting standard developed by IASB, International Accounting Standard Board, recommend to be used by the enterprises globally to produce financial statements. यदि ग्लोबली हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शो करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, प्रोड्यूस करना चाहते हैं, देन यू हैव टू गो थ्रू द IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के थ्रू, और उनके जो भी वे हैं, उनके जो भी पैसन है, उनके जो भी मेथड है, उनके जो भी रूल्स हैं, उन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा. तब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगा, सबके लिए वो कह सकते हैं इंफॉर्मेशन बेस्ड हो जाएगा और वैलिड भी होगा, ये भी हम कहेंगे. बेनिफिट्स ऑफ IFRS. फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट द बेनिफिट. ग्लोबल कंपैरिजन of financial statement of any companies is possible. Second is financial statements prepared by using IFRS shall be better understood with financial statements prepared by the country specific accounting standards, so the investors can make better decision about their investment. आप कभी कभी ये सोचते होंगे कि दूसरे कंट्री में क्या चलेगा, उनका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वहां पर इन्वेस्ट करने के बाद वो कंपनी कैसे रन करती है, हम कैसे पता चलाएंगे. उसके लिए क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और उस ऑब्जर्वेशन बेस पर हम सोचते हैं कि वहां पर इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है. ये कंट्री एक दूसरे को इन्वेस्ट, ये जो ग्लोबल मार्केट में बहुत ही हेल्प करता है. इससे हम समझ जाते हैं कि किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करना कितना इंपॉर्टेंट होगा या नहीं होगा. तो फाइनेंशियल पोजीशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू या डेटाबेस पर हम समझ आते हैं कि इन्वेस्टर्स को वो इंकरेज भी करता है, और डिसीजन मेकिंग, दैट मीन्स डिसीजन लेने में उसे बहुत ही हेल्प करता है. इंडस्ट्री कैन रेज और इन्वेस्ट देयर फंड्स बाय बेटर अंडरस्टैंडिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर देयर विथ IFRS. ओके, नेक्स्ट इज accountants and auditors are in a position to render their service in countries adopting IFRS. यदि एक कंट्री का दूसरे कंट्री में कोई ऑडिटर या अकाउंटेंट यदि वो उस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करे, क्रॉस चेकिंग करे, वो सही है कि नहीं है, तो वो IFRS के फॉलो करके ही किया जाता है. The implementation of IFRS accountants and auditors can save the time and money. यदि IFRS के थ्रू जाते हैं तो जो भी वहाँ के अकाउंटेंट, उस कंट्री के अकाउंटेंट है, अदर कंट्री का ऑडिटर या अकाउंटेंट है, तो एक रूल्स को FIRS को फॉलो करते हुए बनाता है, तो उनका टाइम भी सेव होता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि आखिर जो कैलकुलेशन की गई, आखिर जो मेथड वहाँ फॉलो किया गया, जो रूल्स को फॉलो किया गया, वो एज पर IFRS है और हमें उसी के थ्रू जाना चाहिए. दैट मीन्स दे हैविंग नॉलेज, अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स हैविंग नॉलेज to check, to go through the cross check according to IFRS. Now, firm using IFRS can have better planning and execution, and it will help the management to execute their plans globally. यदि IFRS की बात करें तो सिर्फ अकाउंटेंट और ऑडिटर को ही नहीं, बल्कि कंट्री को भी फायदे करते हैं, नेशन को भी अंडरस्टैंडिंग करने में फायदा होता है. एंड यदि किसी फर्म, कंपनी, इंटरप्राइजेस की बात करें, यदि कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसे भी फायदे होती है कि वो उससे प्लानिंग कर सकता है कि वो वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ के जो इन्वेस्ट कितना करे कि ना करे, क्या आउटपुट आएगा, वो हम IFRS के थ्रू यदि जाते हैं तो उस बेस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को के थ्रू और वहाँ के इस वे में उनके स्टैंडर्ड बेस पर हम या फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशन या तो इंटरप्राइजेस या तो ABCD कंपनी जो कोई भी है, वो अच्छे से मैनेजमेंट डिसीजन लेता है और उनसे IFRS के थ्रू हेल्प भी मिलता है कि यदि वो दूसरे कंट्री में, दूसरे नेशन में इन्वेस्ट करना चाहता है या तो वहां पर कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहता है. होप कि आपका इस यूनिट को लेकर के मैंने 2 वीडियो डाला, दोनों वीडियो में आपको बहुत अच्छे स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी. यदि आपको कुछ समझने में दिक्कत होती है, ऑब्वियसली यू कैन राइट इन कमेंट, नो प्रॉब्लम, आई विल सॉल्व इट. एंड होप कि आप जब कभी भी उन्हें समझने में दिक्कत होती है, एक बार नहीं दिक्कत, तो ऑब्वियसली यू हैव टू नोट डाउन इन योर कॉपी दैट यू कैन लर्न later on. Thank you so much.